ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध को लेकर 16 तारीख को इस्लामाबाद में एक बड़ी सीज फायर मीटिंग दोबारा से हो सकती है। जी हां, इससे पहले भी 11-12 अप्रैल को 21 घंटे तक चलने वाली सीज फायर मीटिंग के बाद भी कोई भी फैसले पे नहीं पहुंचा था और उसके बाद जंग की जो सूरत हाल है वो और ज़्यादा अलग हो गई थी और सबको यही लगा था कि शायद अब और भी ज़्यादा माहौल बिगड़ सकता है, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। लेकिन उसी के बीच में आज ये खबरें आ रही हैं सामने कि 16 अप्रैल को शायद इस्लामाबाद में दोबारा से इस मीटिंग को किया जा सकता है, सीज फायर के ऊपर बातचीत हो सकती है। अगर हम आपको बता दें कि इससे पहले जो 21 घंटे तक चलने वाली मीटिंग में ईरान की तरफ से सारे बड़े लीडर शामिल हुए थे, चाहे वो IRGC के स्पोक्स पर्सन हो, फॉरेन मिनिस्टर हो, जितने भी तमाम बड़े लीडर्स हैं वो अपने सारे ऑफिशियल्स के साथ इस मीटिंग के अंदर शामिल हुए थे। वहीं पे अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से सिर्फ वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट और उनके ऑफिशियल्स शामिल हुए थे। जिसके बाद ये भी देखा जा सकता है कि ईरान बहुत ज़्यादा सीरियस था इस सीज फायर मीटिंग को लेकर, वो पूरी तैयारी के साथ आया था। यहाँ तक कि उनके जो न्यूक्लियर ऑफिशियल्स हैं वो भी इस मीटिंग में शामिल थे, यानी ईरान के हर डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स इस मीटिंग में शामिल रहे। और उसके बाद भी अमेरिका की कह सकते हैं बेवकूफ़ियों की वजह से, उसकी नासमझियों की वजह से और उसके गलत फैसलों की वजह से सीज फायर के ऊपर बातचीत अधूरी रह गई थी। लेकिन इसी बीच ये खबरें आ रही हैं कि 16 तारीख को हो सकता है कि इस्लामाबाद में एक मीटिंग हो, फिर से सीज फायर के ऊपर बातचीत रखी जाए। इससे पहले जो सीज फायर के ऊपर 21 घंटे तक बातचीत चली थी और वो बातचीत नाकामयाब सिर्फ इस वजह से हुई थी क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए, वो न्यूक्लियर पे 20 साल तक काम ना करे। वहीं पे ईरान का कहना था कि हम 5 साल तक न्यूक्लियर बनाने पे रोक लगा सकते हैं, पर 20 साल बहुत ज़्यादा होता है, उसके ऊपर ईरान एग्री नहीं कर रहा था। इसी एक बात को पकड़कर अमेरिका ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि वो किसी भी किस्म का सीज फायर नहीं करेंगे, वो सीज फायर के ऊपर कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और 21 घंटे की मीटिंग अधूरी छोड़कर बिना उसके कंक्लूजन तक पहुँचे ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहाँ से वापस चले गए। तो यहाँ से साफ तौर पर दिखता है कि वो कितना ज़्यादा सीरियस थे सीज फायर को लेके और ईरान कितना ज़्यादा इस बात को लेके सीरियस था। जब ये सीज फायर की बातचीत खारिज हो गई थी, जब इसके ऊपर कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला था, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा बौखला गए थे और बौखलाहट में आके उन्होंने बहुत ज़्यादा धमकियां, जो उनकी पुरानी आदत है जुमलेबाजी करना, धमकियां देना, वो शुरू कर दी थी। और उसी के बाद उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करने की भी धमकी ईरान को दे दी थी। लेकिन शायद डोनाल्ड ट्रंप भूल चुके हैं कि ईरान के स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करने से ईरान को नुकसान नहीं होगा, उसका जो नुकसान है वो दोबारा से UAE की कंट्रीज़ को होगा और वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करेगा। हम आपको समझाते हैं किस तरीके से। पूरी दुनिया को लगता है कि जितना भी तेल है वो सारा UAE से आता है, लेकिन असल मायने में जितना भी कच्चा तेल है वो ईरान से आता है और वो UAE तक जाता है। ईरान से शिप के माध्यम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होते हुए UAE तक जाता है और फिर UAE में जाके वो कच्चा तेल अपनी शक्ल लेता है, अलग अलग कंपनीज़ तक पहुँचता है और उसके बाद दुनिया भर की अलग अलग देशों में वो तेल पहुँचाया जा सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो ऑलरेडी इतने वक्त से 30-40 दिन से बंद है, अगर उसको ऑलरेडी बंद स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दोबारा से कोई कंट्री ब्लॉक कर देती है तो इसका असर साफ तौर पे UAE की कंट्रीज़ को पड़ेगा क्योंकि उन तक तेल नहीं पहुंचेगा। अगर उन तक तेल नहीं पहुंचेगा तो वो तेल को अपनी शक्ल, अलग अलग शक्लें देख के, अलग अलग कंपनीज़ में रिफ़ाइन करके उनको बाकी दुनिया तक नहीं पहुंचा पाएंगी और बहुत ही बड़े पैमाने पे मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में UAE को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। इससे पहले भी जो मिडल ईस्ट में ये जंग चल रही है, जैसे हालात है, उसका असर UAE पे बहुत बुरी तरीके से पड़ा है। इसी के बाद अगर ईरान की बात करें तो ईरान ने इसी बीच में ऐलान कर दिया, उसने कहा कि मुझे इन 5 बड़ी कंट्रीज से मुआवजा चाहिए। इन बड़ी 5 कंट्रीज़ में सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, जॉर्डन शामिल है। ईरान का कहना है कि इन बड़ी 5 कंट्रीज़ ने, सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन और जॉर्डन ने अमेरिका की मदद की है, अमेरिका को अपने एयर बेसिस इस्तेमाल करने दिए, अपने समुद्री ठिकाने इस्तेमाल करने दिए और अब इन सारी बड़ी 5 कंट्रीज़ को मुझे मुआवजा देना होगा। यानी इन कंट्रीज़ को
ईरान को मुआवजा देना पड़ेगा, जबकि इन बड़ी 5 कंट्रीज़ का भी कहना था कि नुकसान हमारा हुआ है और तुम्हें भी हमें मुआवजा देना होगा। उस पे ईरान का कहना था कि इन सारी चीज़ों में विक्टिम मैं हूँ, गलत मेरे साथ हुआ है तो मेरे को मुआवजा मिलेगा। आप लोग विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हो। आप लोगों ने अमेरिका की मदद की है इस वॉर में। जिस तरीके से, जिस धोखेबाजी से ईरान के ऊपर हमला किया गया, उसमें ये सारी 5 कंट्रीज़ अमेरिका के साथ मिली हुई थी, ऐसा ईरान का कहना है और ईरान ने इस बात पे मुआवजा मांगा है। वहीं अगर हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो इस यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात है। डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करने की धमकी और ब्लॉक करने की कार्रवाई शुरू कर चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ वो 16 तारीख को इस्लामाबाद में फिर से सीज़ फायर के ऊपर बातचीत करने वाले हैं। इससे पहले भी वो बातचीत कर चुके थे, लेकिन उसको भी वो अधूरा छोड़ के गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बातचीत के दौरान उनको एक इजराइल से कॉल आता है। कॉल में क्या कुछ उनसे बातचीत होती है, जिसके बाद पूरा सीज़ फायर का टेबल घूम जाता है और वो सीज़ फायर करने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं और फिर से अपनी धमकी और जुमलेबाजी पे पहुंच जाते हैं। फिर उसके बाद वो धमकाते हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक कर देंगे। वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करने की कार्रवाई कर भी देते हैं और उसके बाद फिर आज खबरें आती हैं कि 16 तारीख को शायद फिर से इस्लामाबाद में सीज़ फायर के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि जहाँ पे एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को ब्लॉक करने की, ईरान के जहाज़ों को वहाँ से ना गुजरने की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ वो ईरान के साथ 16 तारीख को इस्लामाबाद में वापस से सीज़ फायर के ऊपर बातचीत की भी बात कर रहे हैं। एक तरफ वो बड़ी बड़ी धमकी दे रहे हैं कि वो ईरान को ख़त्म कर देंगे, वो ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की तरफ से गुजरने वाली शिप्स के ऊपर हमला करेंगे। दूसरी तरफ वो वहीं पे ईरान के साथ सीज़ फायर भी करना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक और एक्सपर्ट्स के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बनाए हुए खड्डे में गिरते जा रहे हैं। वो ना चाहते हुए भी इस जंग के अंदर समाते जा रहे हैं। वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले कि वो यहाँ से निकल जाए अपनी इज्जत बचा के, वो यहाँ से निकलने के लिए नाकामयाब होते जा रहे हैं। और इन सब मामलों के बीच में जहाँ पे पूरी दुनिया इस वॉर से इफ़ेक्ट हो रही है, जहाँ यूएई पे लगातार इस वॉर का नेगेटिव असर पड़ रहा है, जहाँ पाकिस्तान बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ चाइना के सहारे से ईरान और अमेरिका के बीच में सीज़ फायर करवाना चाहता है, जहाँ अमेरिका ईरान के साथ सीज़ फायर की बातचीत के लिए इस्लामाबाद पहुँच चुका है, वहीं पर इन सब में इजराइल एक इकलौता देश है जो इस सीज़ फायर से नाखुश नज़र आ रहा है। सीज़ फायर जो 2 हफ्ते की सीज़ फायर की बात की गई थी, उसका भी उल्लंघन इजराइल ने किया। लेबनान पे लगातार हमले किए। वहीं पे अगर हम जंग के असर की बात करें तो जिस तरीके से ये टेंशन बढ़ती जा रही है, वहीं पे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो लगातार बंद था, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने और ज़्यादा ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद हिंदुस्तान के 15 बड़े शिप्स रास्ते में रुके हुए हैं। वहीं पर चाइना का शिप पहले बार में तो नहीं गुजर पाया था, लेकिन दूसरी कोशिश में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पार करके निकल गया। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लगातार इस तरीके से बंद रहा तो यूएई के देशों पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा। यूएई के देशों पे बहुत ज़्यादा अगर बुरा असर पड़ने लगा तो हिंदुस्तान के जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लाखों की तादाद में इस वक्त हिंदुस्तान के लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, तो वो बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो जाएंगे। उनका रोज़गार छिन सकता है और इंडियन इकनॉमी पे बहुत बुरा असर पड़ सकता है। और बीते कुछ दिनों में हम ये अपने देश के अंदर देख रहे हैं कि इकनॉमी पे असर पड़ने की सूरत हाल किस तरीके से दिखती है। वहीं पे सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ही एक खतरे की बात नहीं है, बाब अल मंदीब के रास्ते पर भी अब अगला निशाना ईरान ने बना लिया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे इसी तरीके से टेंशन चलती रही और अमेरिका ऐसे ही दादागिरी करता रहा तो ईरान अगला रास्ता बाब अल मंदीब, जो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रेड सी का रास्ता है, जो कि एक दरवाज़ा माना जाता है, उसको बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो सकता है, उसको वो ब्लॉक कर देगा। और अगर दुनिया में एक ही वक्त में 2 बड़े समुद्री रास्ते बंद हो जाते हैं तो पूरे वर्ल्ड को, हर एक कंट्री को बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। यानी अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी संतुलन किस तरीके से ख़राब है, ये तो साफ तौर पे दिखता है। और उनके किए गए फैसलों का जो असर है वो सिर्फ उन्हीं के देश पे नहीं बल्कि आसपास के हर देश के ऊपर पड़ने लगा है।
अब इस जंग की सूरत हाल इस तरीके से बदलती जा रही है कि वहाँ पे ईरान ने साफ तौर से IRGC ने कह दिया है कि अगर हम पे अब दोबारा किसी भी किस्म का हमला होता है तो हम उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई करेंगे उसको अमेरिका और इजराइल देखता रह जाएगा, और फिर उसके बाद किसी भी किस्म की सीज फायर समझौता इसके बारे में थे वो पूरी तरीके से भूल जाए कि किसी भी किस्म का समझौता या सीज फायर नहीं होगी, और अगर हम पे हमला हुआ तो हम ऐसे भयानक हमले करेंगे और फिर हमारे हमले रुकेंगे नहीं और ये सच में वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले लेंगे। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, इस जियो पॉलिटिक्स की बात करें कि जहाँ पे एक तरफ ये लोग सीज़ फायर की बात करते हैं, वहीं पे दूसरी तरफ इजराइल के प्रेशर में आके कह सकते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स और एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरीके से फंस चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप इतने बुरी तरीके से फंस गए हैं कि नवंबर में जो आने वाले नवंबर में जो इलेक्शन अमेरिका में होने वाले हैं उसमें बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठ सकते हैं, क्योंकि हंगरी में हमने इसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल दे दिया, जहाँ पे एक दूसरी कंट्री में एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही थी, उसकी सारी मैनिफेस्टो के पॉइंट से अगर वो इलेक्शन हारती तो एक बात भी मानी जाती, लेकिन उसके इलेक्शन हारने की वजह क्या थी? इलेक्शन हारने की वजह ये थी कि क्योंकि उनको उस इलेक्शन में सपोर्ट करने के लिए JD वैंस पहुंच चुके थे और उनके सपोर्ट की वजह से वो अपना जीता हुआ इलेक्शन हार गई। तो जब किसी दूसरे मुल्क में एक दूसरी पार्टी इनके सपोर्ट की वजह से अपना इलेक्शन हार सकती है, तो सोचिए जब इनके खुद के देश में इलेक्शन चल रहे होंगे तब कितनी बुरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का दिमागी संतुलन इतना खराब हो चुका है कि उन्होंने खुद ही को जीसस क्राइस्ट के रूप में एक AI फोटो, एक AI पोस्टर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया और अपने आप को जीसस क्राइस्ट के रूप में पूरी दुनिया के सामने लेकर आ गए, जिसके बाद उन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठे। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने पोप के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि पोप बिल्कुल भी हमारे को सपोर्ट नहीं कर रहे, वो हमारे खिलाफ है। जाहिर सी बात है, जब इंसानियत के ऊपर हमला हो रहा होगा, जब मासूम लोग अपनी जान गंवा रहे होंगे, तब लोग आपके खिलाफ तो जाएंगे, और आपके खिलाफ जब कोई चला जाता है तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अंदाज में पूरी दुनिया को दिखा दिया। तो यहाँ पे सूरत हाल इस तरीके से है कि एक तरफ ये जंग की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये सीज़ फायर की बड़ी बड़ी मीटिंग्स रख रहे हैं, और उन मीटिंग्स का भी कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आता। अब 16 तारीख को ये देखने वाली बात है कि आज सच में अमेरिका ईरान के बीच में जो सीज़ फायर मीटिंग होने वाली है उसका कोई कंक्लूजन निकलता है। क्या सच में इन दोनों के बीच में कोई सीज़ फायर हो सकती है? और अगर सीज़ फायर नहीं होती है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज लगातार इस तरीके से बंद रहता है और अमेरिका उसको ब्लॉक करके रखता है, तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की सूरत हाल किस तरीके से होंगी, तेल की कीमतें कितनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और ईरान ने जिस तरीके से मुआवजा मांगा है इन बड़ी 5 कंट्रियों से, क्योंकि ईरान ने साफ तौर पे कहा था कि सीज़ फायर तभी होगी जब मुझे मुआवजा मिलेगा, मेरे को मेरे जंग हुई, उसके हमले हुए, उसका जो नुकसान हुआ उसका भरपाई जब तक नहीं की जाएगी तब तक सीज़ फायर नहीं होगा। तो ईरान अपने सारे पॉइंट्स के साथ क्लियर है। ईरान का साफ तौर पे कहना है कि मेरे जितने भी पॉइंट्स हैं इन सबको आप एक्सेप्ट कीजिए, इन सबको कबूल कीजिए और उसके बाद सीज़ फायर कीजिए और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते खुल जाएंगे। वहीं पे दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। उनको खुद को नहीं समझ में आ रहा कि उनको किस रास्ते जाना है, उनको जंग करनी है या उनको सीज़ फायर करना है। वो सीज़ फायर करना चाहते भी हैं, पर उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि उनको सीज़ फायर करने से रोक दिया जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सच में 16 तारीख को कोई मीटिंग होती है और उस मीटिंग के बाद कोई कंक्लूजन निकलता है, 40 दिन से चलने वाले इस वॉर का एंड होता है, और अगर नहीं होता है तो उसके बाद कितने और परेशानियां पूरी दुनिया को देखनी पड़ेगी और इस जंग का असर किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे पड़ेगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7 के साथ।